त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसे कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। मुझे तो केवल ये कहना है वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है, और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। तो आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुत्सित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। जय श्री राम मित्रों, इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो कि सवाल हमारे और आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, जिन सवालों पर हमेशा सियासत होती रहती है। ऐसे सवाल योगी आदित्यनाथ जी से जब पूछे गए तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल में अभी ये भी सवाल उठ रहा है कि गंगा मैया का जो जल है वो आचमन के लायक भी नहीं है, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या जवाब दिया जिसको सुन करके विरोधियों की बोलती बंद हो जाएगी। सबसे मजेदार बात यह था कि वक्फ बोर्ड को उन्होंने भू माफिया का बोर्ड बता दिया और कहा कि एक एक जमीन जो वक्फ बोर्ड ने लिया है उसको हम वापस लेंगे। और ऐसे ही एक से बढ़कर एक सवाल उनसे पूछे गए जिसका उन्होंने बड़ी सरलता और सटीकता से जवाब दिया है। अब ये सारे सवाल तो आपको इंटरव्यू पूरा देखने के बाद ही पता चलेंगे, तो आइए इस इंटरव्यू को हमारे साथ पूरा देखते हैं और उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में बताते हुए आगे बढ़िएगा। त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसे कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहां पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में एक दिन यहां का विजिट किया हूं और मैंने यहां दौरा किया है। जब भी मैं आया हूं तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने का एक ठेका सा ले रखा है। इससे पहले कभी भी हो सकता है कि उससे पहले कब क्या था, लेकिन मैं कहता हूं स्वतंत्र भारत में संगम में इतना व्यापक पैमाने पे जल की राशि देखने को नहीं मिली होगी। 10,300 से अधिक क्यूसेक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, जमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं तो स्वयं करता हूं, ये मेरी आस्था भी है और मैं तभी श्रद्धालुओं को बोलूंगा जब मैं स्वयं उसका आचरण करूंगा। तो मैं स्वयं आचमन भी करता हूं और उससे स्नान भी करता हूं। ये खबरें आई कि ये तो वक्फ की जमीन है जिस पे आप कुंभ कर रहे हैं। देखिए, कुंभ में हम जानते थे कि प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था उसको प्राप्त होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बार बार यही निर्देश भी रहा है और आग्रह भी रहा है कि हमारे पावन तीर्थों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रयागराज महाकुंभ होगा, इसमें वही दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा 2024 में देश और दुनिया की हर निगाह अयोध्या के लिए लगी थी। हर व्यक्ति के कदम अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे और यह आहट मुझे दिसंबर 23 से ही सुनाई दे रही थी कि जब प्रयागराज महाकुंभ होगा तो दुनिया भर से क्वेरीज आनी प्रारंभ हुई थी कि क्या है वहां की कनेक्टिविटी की व्यवस्था, क्या है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहां पे व्यवस्थाएं देंगे आप। तो हम लोग तो 19 से ही इस बात को लेकर सहमत थे कि नहीं, हमें तैयार करना है, एक व्यवस्था देनी है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज 10,000 एकड़ से अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में तो हम लोगों ने यह आयोजन किया है जिसमें यहाँ पर कुंभ के लिए पंडाल लगे हैं, संतों के और श्रद्धालुओं के और संस्थाओं के द्वारा
अपने अपने आयोजन स्थल, अपने अपने पंडाल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये विस्तृत भूभाग है, 5000 एकड़ से अधिक भूभाग ऐसा है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था इससे बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में अलग से दी गई है। यह एक व्यवस्था तो इसके लिए है। इसको भी तैयार करने में हम लोगों की जो टीम थी यहाँ प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन को, ये हम लोगों ने 2.5 महीनों के अंदर ये सारी तैयारियां की हैं। क्योंकि ये जितना भी मेला का क्षेत्र होता है, कुंभ महापर्व का जो आयोजन स्थल होता है, ये गंगा जी के तट पे होता है। और यह क्षेत्र ऐसा होता है कि जहां पे इस वर्ष 1 महीने अधिक तक बारिश पड़ी थी, काफी देरी तक चली थी। तो ये 15 अक्टूबर तक तो बरसात का पानी काफी, नदी में जल स्तर काफी ऊंचा था और पानी को रिसीड करने में कुछ समय लगा था। तो हम लोगों ने अक्टूबर के अंत में काम प्रारंभ यहां पे किया था। आदमी बढ़ाए थे, मैन पावर बढ़ी थी काफी बड़े पैमाने पे। उसको समतल करना होता है, व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, नदी को चैनलाइज करना पड़ता है जिससे उसको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करना पड़ता है और जिससे आने वाले किसी भी संत को, श्रद्धालु को दिक्कत न हो, उनकी आस्था पे ठेस न पहुंचे। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूं, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहां पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और उसको भी अगर कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। और ये कुंभ की भूमि है और कुंभ की भूमि कुंभ के ही आयोजन के लिए इसी प्रकार से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहेगी। तो ये तो एक नया क्षेत्र बसा है। मैं कहता हूं ये अस्थायी सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी बड़ी आबादी यहाँ आने वाली है। 40 करोड़ लोग कम से कम यहाँ पर आएंगे। तो ये प्रयागराज में ये सब होने जा रहा है। लोग देखें एक भारत का एक स्वरूप, श्रेष्ठ भारत कैसे एक स्थान पर एक जगह पे आकर के जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठ करके, छुआछूत और अस्पृश्यता का जो भाव से ऊपर उठ करके एक संगम में एक साथ डुबकी लगाने का कार्य करते हैं। जो लोग सनातन धर्म की व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं, वे आके प्रयागराज महाकुंभ को देखें, जहां जाति और पंथ के भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, जहां पे किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं है, वही महाकुंभ है। और महाकुंभ के इस बृहद और विराट स्वरूप को उसी आस्था के साथ हमें देखना चाहिए और उसमें अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कार्य न करें जो अनावश्यक रूप से आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। एक दूसरा, इस पूरे आयोजन को इस बार का कुंभ जाना जाएगा डिजिटल महाकुंभ, यानी इस कुंभ को हम लोगों ने आने वाली आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। डिजिटल टूरिस्ट मैप पर हम पूरे कुंभ को, कोई भी श्रद्धालु आकर के डाउनलोड करके क्यूआर कोड पर जाएं, उसको डाउनलोड करें और वो पूरे कुंभ के मैप को देख सकता है, जा सकता है, उसका विजिट कर। भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म, पंथ, संप्रदाय, किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है भारत और भारतीयता के प्रति।
भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुत्सित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है।